मैं इस पे कोई राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, तथ्यात्मक जरूर बताना चाहूँगा। तथ्य ये है कि जो तत्कालीन सीएजी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो तथ्यों पर आधारित नहीं थी। इस बात को मैंने स्पष्ट किया अपनी पुस्तक में और कैलकुलेशंस भी किए कि जो कैलकुलेशंस श्री राय ने किए थे वो त्रुटिपूर्ण थे और किस प्रकार से थे मैं विस्तार से तो नहीं जाना चाहूँगा। तो अगर त्रुटिपूर्ण आधार पर किसी निष्कर्ष पर आप पहुँचे हैं तो उस निष्कर्ष के आधार पर अगर किसी की कार्रवाई की जा रही हो तो उचित नहीं है। मैं ये पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा, ये कहना ठीक नहीं होगा कि कोई गलती नहीं हुई, कोल ब्लॉक एलोकेशन में गलतियाँ हुई, लेकिन उसको स्कैम का स्वरूप दे देना ये उचित नहीं था। इससे अनावश्यक रूप से इस प्रकार का वातावरण बना कि ऐसे लोग उसमें फंसे जिनके बारे में मैं वाउच फॉर कर सकता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में तो मैंने सुना है कि ईमानदार है, श्री हरीश गुप्ता के बारे में मैं जानता हूँ कि ईमानदार हैं। ऐसे कई ऐसे ईमानदार लोग फंस गए उसमें। मेरा ये मानना था कि अगर वो वास्तविक रूप में एक ऑडिटर के रूप में कार्य करते तो वो विस्तार से परीक्षण करते, एक अकाउंटेंट के रूप में सिर्फ सरफेस पे देखकर उसका निर्णय नहीं लेते। अगर वो सही कैलकुलेशन करते और प्रत्येक माइन के संबंध में वो विस्तार से परीक्षण करते तो इस निष्कर्ष पे पहुंचते कि कहाँ गड़बड़ी हुई है वास्तविकता में या नहीं हुई है। सिर्फ संभावनाओं के आधार पर, सिर्फ एंटिसिपेशन के आधार पर आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं और फिर दुनिया भर में आप गाना गाते हैं कि गड़बड़ी हुई है, वो उचित नहीं था। एक अधिकारी के रूप में देखिए, ऐसा होता है कि अगर कोई सेवा में ना रहा हो, अधिकारी ना रहा हो, तो उससे हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन कर दे। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं एक अफसर रहा है उसको परिस्थितियों का ज्ञान होता है कि किन परिस्थितियों में कार्य किया जाता है और उनको विचार रखते हुए उन्हें अपने निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए था। मेरा यह मानना है कि मनमोहन सिंह ही नहीं, कई अधिकारी जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई उनकी कोई गलती नहीं थी। आपको एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा सिर्फ समझाने के लिए कि किस प्रकार की चीज़ों को गलत बताया गया। एक प्रकरण में एक एप्लीकेंट ने जो प्रस्तुतिकरण किया था, जो एप्लीकेशन दी थी, उसके साथ जो उसने डॉक्यूमेंट दिया था वो सही नहीं था। ठीक है, अनेक डॉक्यूमेंट आते हैं जब एलोकेशन होता है। मैं भी सचिव रहा हूं कोयला के, हमारे सामने भी बहुत सारे आते थे। सचिव स्तर पर यह अपेक्षा किया जाना कि वो प्रत्येक डॉक्यूमेंट का परीक्षण स्वयं करेगा और ये निर्धारित करेगा कि वो सही है या नहीं, ये स्वाभाविक नहीं है। कार्य समाप्त हो जाएगा। अगर किसी सोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट से मान भी लें कि वो देख लेगा तो उनकी ही नहीं, फिर पूरी कमेटी की गलती थी। आपने एक अधिकारी को कैसे दिया? तो ये जितने निष्कर्ष निकाले गए, मैं फिर ये पुनः इस बात को कहना चाहूंगा कि कुछ गलतियां हुई, लेकिन उन गलतियों पे जाना चाहिए था। और देश का सबसे बड़ा घोटाले में तो बहुत फर्क है। उसका देखिए, उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है जो गड़बड़ आदमी वो भी बच जाता है। देखिए, हमारे पास समय उतना है, सीबीआई के पास उतना ही समय है, ईडी के पास उतना समय है। अगर उस समय को आप उन चीजों पे लगाएंगे जहां पे आपको पता कुछ होना नहीं है, तो उसको समय कहां मिलेगा जिसमें होना चाहिए? इस देश में जो गड़बड़ आदमी वो बचता इसी वजह से है, वो भाग जाता है इस देश से, क्योंकि जितनी संस्थाएं हैं वो अन्य चीज़ों में फंसी हुई हैं। आपको मैं, क्योंकि आपने संदर्भ उठाया जो भी रिसेंटली हुआ नीट का, इसीलिए नीट का हुआ, पर भी बात करेंगे जी। मैं इसलिए दे रहा हूं कि एक पैरेलल आपको बता रहा हूं मैं कि नीट में इतना शोर मचा 2026 में, 2024 में भी मचा था। आपको जानकारी होगी कि जिस व्यक्ति को हमने बताया था कि सबसे बड़ा गुनाहगार है, उसमें सीबीआई ने कह दिया कोर्ट में हमें कोई एविडेंस नहीं मिली। मैं उदाहरण इस समय इसलिए दे रहा हूं इस बात का कि हमारी जितनी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो, मुझे लगता है अब कि वो राजनीतिक प्रकरणों में इतना फंस गई हैं कि उनको समय नहीं मिल पाता कि असली जो गड़बड़ आदमी है उसको पकड़ ले। यही कांड मेरा ख्याल डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हुआ। किसी प्राइम मिनिस्टर की क्या गलती हो सकती है? उनके पास एक पत्रावली पहुंची, उन्हें एक निर्णय लिया जो कुछ था उसके हिसाब से, और उसको इतना बड़ा बना देना, उसका कारण सिर्फ यही था क्योंकि डॉक्टर मिस्टर विनोद राय ने टेलीविजन चैनल्स पे जा जाकर इस बात को बार बार दोहराया। और मुझे स्मरण है उस चीज़ का, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी मैं समझता ज़रूरत नहीं थी कि वो इनकी डिप्टी सीएजी एक रिपोर्ट को पब्लिक में फ्लैश कर रही थी कि ये गड़बड़ हुआ है। ये काम सीएजी का है क्या? आपको मैं बताना चाहूँ, क्योंकि मैं कोयला सचिव बना उसके बाद जो मैंने माहौल कोयला मिनिस्ट्री में देखा, मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि कोई निर्णय लेना आसान नहीं था। हर अधिकारी ये समझता था कि मालूम नहीं कल क्या गड़बड़ हो जाएंगे, कहाँ फंस जाएंगे। तो मेरे विचार से अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह और मिस्टर हरीश गुप्ता के साथ हुआ, जो उससे बड़ा डैमेज हुआ वो हुआ
निर्णय ना लेने की जो लोगों ने पद्धति अपना लिया उसके बाद डर की वजह से लोगों को हम बता दें, हमारे दर्शकों को, कि अनिल स्वरूप साहब कोल सेक्रेटरी भी रहे, मोदी सरकार में कोल सेक्रेटरी रहे हैं। और जिस मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं वो मसला है यूपीए सरकार का, जब प्रधानमंत्री के तौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और सरकार में जो लोग थे उनके खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी थे विनोद राय साहब जो भी बड़े अफसर रहे हैं, और उन्होंने भी एक किताब लिखी, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। वैसे तो सीएजी नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट ही होता है, तो इसका मतलब हम उनसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस घोटाले की चर्चा की उस पर बार बार ये चर्चा हुई कि बहुत एग्जेजरेशन हुआ। 1.88 लाख करोड़ का घोटाला नुकसान बताया विनोद राय साहब ने, और मैं उसका गवाह रहा हूँ, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी और उन सब मामलों का, जिसमें बताया गया कि इससे बड़ा घोटाला देश में कभी नहीं हुआ। उससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि मनमोहन सिंह को भी उसमें शामिल किया गया, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की तरह उन पर कोल डिपार्टमेंट उनके पास था, कोल मिनिस्ट्री उनके पास थी, तो उनको भी लपेटे में ले लिया गया। उससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि स्वरूप साहब जब कोल सेक्रेटरी बने तो मोदी सरकार थी। अब इसका कंट्रास्ट क्या है कि जब ये विनोद राय साहब की रिपोर्ट आई तब भारतीय जनता पार्टी ने इस इशू को पूरी तरह से उठाया, वो विपक्ष में थी, और बड़ी पार्टी के तौर पर उसने इस पूरे मामले को उठाया, और बहुत सारे लोगों के इस्तीफे हुए और सरकार में भी बड़ी बातें हुई। स्वरूप साहब मोदी सरकार में कोल सेक्रेटरी हैं, और उसके बाद जो उन्होंने उस पूरी रिपोर्ट को साफ किया है, मैं इस बहादुरी के लिए भी आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। नहीं, इसमें कोई बहादुरी नहीं सर, ऑफिसर्स भले ही पॉलिटिकल ना हो, लेकिन जो बॉसेस पॉलिटिकल बॉसेज हैं उनके हिस्सा, मतलब यदि इसको मैं ऐसे समझूं, जितना मैं भी पॉलिटिक्स को देखा और ब्यूरोक्रेसी को देखा, कि ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है उसको ख़त्म कर देते, आपने तो उस पर पूरे परत दर परत खोल दी। देखिए, मेरा ये मानना रहता है, एज ए ब्यूरोक्रेट भी मेरा मानना था कि सत्य और तथ्य को सामने लाना मेरा दायित्व है, और अगर वो मैं नहीं करता हूं तो मैं अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा हूं। वही चीज़ मैंने निकालने की बात कही। मैंने बार बार इस चीज़ को कहा कि जो भी राय साहब ने कहा, इसके तथ्यों को विस्तार से हमें देखना पड़ेगा। उसमें जो उन्होंने कैलकुलेशंस के, बार बार कैलकुलेशन इसलिए कह रहा हूं कि जो आप नंबर बता रहे हैं 1.8 लाख करोड़ का, वो कर सकती है यदि कुछ और हो, मुझे इतना ही ऐसा नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो 1.73 करीब था, वो नंबर ही गलत था। और मैं थोड़ा दर्शकों को थोड़ा सामान्य रूप में बता देता हूं। देखिए, किसी चीज़ में लाभ या हानि इससे डिटरमिन की जाती है, खर्चा कितना आएगा और इनकम कितनी होगी, इसका जो डिफरेंस है वो लाभ है, उसी का नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने कैलकुलेशन क्या की, जो माइन होती है उसमें जो माइन का जो कोयला निकाला जाता है उसकी कॉस्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कितनी डेप्थ पे कोयला मिलेगा। जितनी आप गहराई से जाएंगे उतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, जितनी इन्होंने क्या है कि एवरेज कॉस्ट ले ली, एवरेज कॉस्ट से कैलकुलेशन कर लिया। इससे बड़ा गलती कोई हो सकती है क्या? अगर आपको करना ही था और अगर कॉस्ट निकालनी थी और लॉस निकालना ही था तो आप प्रत्येक माइन का देखते, प्रत्येक माइन की कॉस्ट निकालते। एक तो गलत कॉस्ट निकाली, फिर नोशनल लॉस निकाल दिया। मतलब वो सोने में सुहागा कहें क्या कहें, लेकिन वो क्योंकि सब जने उस समय बह रहे थे। सुहागा या नीम चढ़ा करेला, अब जो भी कह लीजिए, मैं तो, मेरी इतना भाषा पे इतना अच्छा नियंत्रण नहीं है, आप कुछ कह लीजिए। लखनऊ के ऑफिसर को देखिए मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा। और मैं एक और चीज़ बताऊँ कि स्वरूप साहब ने 5-5 किताबें लिख दी हैं, और ब्यूरोक्रेसी पर लिख दी, पॉलिटिशियंस पर लिख दी, एथिक्स पर लिख दिया, और कैसे संभव हो सकता है कोई चीज़, मुमकिन कैसे हो सकती है, उस पर लिख दिया। तो वो जरूर पढ़िएगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी वो इसलिए बोलना पड़ा कि साहब कह रहे हैं कि मुझे भाषा पर थोड़ा सी कमजोरी है, तो मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं स्वरूप साहब को कि आपकी भाषा पर तो कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं समझना चाहता हूं सर, एक बात कही जाती है ब्यूरोक्रेसी के लिए कि ब्यूरोक्रेसी चेतक घोड़ा है जो महाराणा प्रताप की पुतली से पहले मुड़ जाता है। क्या मैं विनोद राय साहब के बारे में ऐसा समझ सकता हूं? देखिए, मेरे लिए कोई मोटिव एट्रीब्यूट करना उचित नहीं होगा। क्यों किया ये तो वही बता सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। सर, बिना मोटिव के इतना एग्जेजरेशन तो ये तो मतलब बड़ी गलती हो जाएगी। मैं फिर ये कह सकता हूं कि ये प्रश्न उनसे कीजिए आप। मैंने तो जो देखा मैं बता रहा हूं, बाकी निष्कर्ष आप निकालिए, बाकी लोग निकालें कि मुझे ये ऐसा लगा कि एक सीएजी के रूप में उन्हें और विस्तार से प्रत्येक माइन में जाना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, जो निष्कर्ष उन्होंने निकाले थे उसको चुपचाप उन्हें पार्लियामेंट को दे देना चाहिए था। बहुत ज्यादा यही काम होता है सीएजी का, सभी ये सीएजी यही करते हैं। इतना शोर मचाने की क्या जरूरत थी? जो नुकसान हुआ असली, या किसी को समझ लीजिए फायदा हुआ, वो शोर मचाने से हुआ। मेरे विचार से वो शोर नहीं मचाना चाहिए था। उस समय सब उस बहाव में बह रहे थे, सब जने हाँ कर रहे थे। मैं उस माहौल का मैं गवाह रहा हूँ ना, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है वो सारा। सर,
आप जो है ना निगाह जो है ना आपकी बारीक है। अब आप मुझे ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं मुझे मोटिव नहीं पता। नहीं अच्छा, तो मुझे ये समझाइए, विनोद राय साहब, मैं विनोद राय साहब को भी जानता हूँ पर्सनली, वो अच्छे ऑफिसर रहे, बहुत अच्छे ऑफिसर, ब्रिलियंट ऑफिसर। देखिए मेरा और सीएजी नॉर्मली ब्रिलियंट ऑफिसर मेरा आश्चर्य, तो आपने जब इसको क्लैरिफाई किया है पूरा कोल सेक्रेटरी के तौर पर और आर्टिकल भी लिखा, तो वो तो ऐसा लिखा है कि एक कोई अकाउंटेंट भी होता तो इसको ठीक से कर देता, और फिर आप सवाल कर रहे हैं सीएजी पर। तो जो काम एक अकाउंटेंट, क्योंकि अनिल स्वरूप साहब तो सीएजी नहीं रहे, ठीक है, उन्होंने उसको परत दर परत, मैंने पूरा आपका उसको समझा है, उसमें साफ कर दिया कि क्या घोटाला हुआ, क्या गड़बड़ी हुई, फॉल्ट्स कहाँ थे, फॉल्ट लाइन क्या थी, कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन नहीं हुए। और विनोद राय साहब सीएजी हैं। सीएजी का मतलब होता है मतलब अकाउंटेंट्स के भीष्म पितामह, इसको ऐसे मैं देखूं बारीकी से, क्यों, तो वो कैसे गलती कर देगा? मैंने आपसे ऐसी बात मुझे समझाइए जो हजम हो, मेरा हाजमा वैसे ही ठीक नहीं है। मेरा जजमेंटल होना उचित नहीं किसी के बारे में भी, और मैं जजमेंटल होता लेकिन ये बड़ी गलती है, ये तो आप मानते हैं। मैं तो कह रहा, मैंने लिखा है इस चीज को, गलती है इसको मैंने लिखा, लेकिन क्यों हुई ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी जानकारी बहुत बड़ी गलती। देखिए ऐसा ना, मेरी जानकारी में वो बड़े अच्छे अधिकारी थे और बड़े ऑनेस्ट अधिकारी थे, तभी मैं और ज्यादा आश्चर्यचकित हूं कि ऐसा क्यों हुआ। एक ऑनेस्ट, एक अच्छा अफसर को डिटेल में जाना चाहिए था, और अगर कोई बात उनको पता लगी थी तो उसको विस्तार से देखकर और अपना पार्लियामेंट को रिपोर्ट देनी चाहिए थी। तो मैं दो प्रकार से इसमें आश्चर्यचकित हूं, पहला ये कि वो डिटेल में नहीं गए, दूसरा ये ही वेंट टू टाउन, ये मैंने लिखा है किताब में कि उन्होंने दो प्रमुख रूप से गलतियां की, पहला कैलकुलेशन गलत किया, दूसरा ही वेंट टू टाउन, और दोनों का ही डैमेज हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में। सर आप विद्वान हैं, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, आप जब दोनों बातें करते तो इसमें लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं मोटिव है इसमें। हो सकता हो, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे लिए कहना कि उन्होंने किसी से मोटिवेट होकर किया, ये मेरे लिए उचित नहीं है। ठीक है, अब जो सारी बात हुई, लेकिन उसमें एक तर्क विनोद राय साहब के सपोर्ट में आता है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो विनोद राय साहब ने कहा था उससे भी आगे बढ़कर कोल ब्लॉक्स का आवंटन रद्द कर, भाई एक नुकसान पर हम बात करेंगे। ऐसा ना, एक गलती के बाद दूसरी और गलती कर दे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, तो वो सही थोड़ी ना हो जाती गलती। नहीं, मैं यही समझना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने भी गलती देखिए बिल्कुल की है गलती जी, और मैंने इस बात को भी लिखा है अपनी पुस्तक में जी। मैंने कहा कि विनोद राय साहब ने तो 2004 के बाद वाले ब्लॉक्स, सुप्रीम कोर्ट का कोई आधार ही नहीं है, उन्होंने 90 से कैंसिल कर दिए। हाँ। भाई उसका जो डेवस्टेशन हुआ उसको मैंने फेस किया ना एज कोल सेक्रेटरी, उस पर भी आते हैं। जब हम आए, जब मैंने टेक ओवर किया तो मैंने स्टडी किया उस जजमेंट को जी। उस जजमेंट में ऐसी माइंस को भी कैंसिल कर दिया जिसके बारे में मूल डिस्कशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें हम अपना कोई डिसीजन नहीं देंगे। जो अंडरग्राउंड माइंस थी, जो अंडरग्राउंड माइंस होती हैं, जो पहले एलोकेट हुई थी, उसमें तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, उसमें कहाँ से उनको प्रॉफिट मिल गया, वो कैसे कैंसिल हो गई? तो चूंकि मैंने आपसे कहा ना कि सब बहाव में थे इस समय, बहाव में सबने कहा कि ये भी बह गया, तो 90 तो उससे लगेगा कि बड़े हो गए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बहाव पर थोड़ी है, हम लोग बार बार कहते हैं कि क्या मीडिया के जोर पर या किसी और, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम ऐसे समझेंगे नहीं, क्यों किया ये भी मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं जजेस का क्या, मैं उन्होंने क्यों किया ऐसा, जैसे विनोद राय साहब ने क्यों किया, मैं जरूर कह सकता हूं उन्होंने क्या गलती की, ये मैं बता सकता हूं, क्यों किया ये मैं नहीं बता सकता, ये तो वही जाने क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट 90 तक क्यों पहुंच गया, मुझे ये समझाइए। मुझे खुद ही कारण नहीं पता, मैं खुद ही आश्चर्यचकित था कि पहली बात तो वो भी गलत था 2004 के अक्रॉस द बोर्ड, हाँ, मतलब वो तो लेकिन उससे पहले चला जाना, आप चले जाएं, देयर इज नो रीजन एब्सोल्युटली। अच्छा अब एक बात, अच्छा उस समय तो कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता जी, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो क्वेश्चन करे वो भी गया, मैंने किया क्वेश्चन, उससे अपनी पुस्तकों में मैंने लिखा है इसके बारे में। अब सर जो लोग बाद में आपके हिसाब से सर नहीं गलत थे, वो लोगों को तो सजा मिल गई, खूब मिल गई। लेकिन मुझे एक बात समझाइए, मैं फिर से पॉलिटिक्स पर आना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स वर्सेस ब्यूरोक्रेसी पर, कि एक ऑफिसर जिस केस पर स्टडी कर रहा है या जिस केस पर अपनी रिपोर्ट बना रहा है, उसके पॉलिटिकल बॉस उसके लाभ लेने वाले लोगों में से हैं, तो क्या सरकार ने आपको नहीं कहा कि स्वरूप साहब ये क्या कर रहे हो आप, इसको बंद रखिए फाइल को? नहीं, मैं इस बात को स्पष्ट करूं, मैंने जो उचित समझा फाइल पे लिखा। आपने समझा वो नहीं, मैं आपकी और बात नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूं कि पॉलिटिकल बॉस और देखिए मैं आपको बताऊं, मैं इस बात की तारीफ करना चाहूंगा इस सरकार की, उन्होंने कुछ मना नहीं किया मुझे ये मत लिखो तुम, जैसे कुछ अधिकारियों को प्रोसिक्यूशन सैंक्शन आता तो मैं अपोज करता था, इसीलिए मैं समझना, मैंने लिखा उसमें जी, उन्होंने मुझे ओवर रूल किया जी, उन्होंने मुझे ओवर रूल किया, लेकिन मुझसे नहीं कहा कि तुम ये लिखो नोट, ये मैं देना चाहूंगा सरकार, मुझसे किसी ने नहीं कहा किसी फाइल के बारे में, या तो मेरी रेपुटेशन ऐसी थी, जो भी कारण रहा हो, किसी ने मुझसे नहीं कहा कौन सा नोट लिखो, जो मैं ठीक समझता था लिखा था।
लेकिन आपको लगता है कि जैसे विनोद राय साहब को तो कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, मुझे लगता है ऐसे वो एक दूसरे प्रकरण में था। हाँ, लेकिन बहुत सारी बातें उसमें हुई, वो भी एक बड़ा प्रकरण था जिस पर हुई। तो क्या जो लोग पॉलिटिकली बेनिफिशियरी रहे उनको भी सॉरी कहना चाहिए इस मसले पर? देखिए, मैं फिर वो ये तो बड़ा सब्जेक्टिव जजमेंट हो जाता है कि किसको क्या करना चाहिए। अपने बारे में तो मैं बता सकता हूँ, मेरे से गलतियाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति गलती करता है और मैंने उसकी क्षमा मांगी जब भी मुझसे गलती हुई। कई बार गलतियाँ हुई, आप कोई भी प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, ये तो संभव नहीं है कि आप सही कहेंगे। उन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी या मांगनी चाहिए थी, इस पर मैंने चर्चा नहीं की है, क्योंकि अगेन आप जब ये कह रहे हैं कि यदि मैं गलती करता हूँ तो मैं माफ़ी मांगता, बिल्कुल माफ़ी मांगूंगा। तो इसका इन्फ्रेंस क्या मैं ये समझूँ कि जो गलती करते हैं उनको माफ़ी मांगनी बिल्कुल मांगनी चाहिए अगर और गलती इस मामले में गलती हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? पार्टी का मैं कैसे, देखिए आप मुझसे उस प्रकरण में राय मांग रही मेरी जिसमें मुझे कोई अनुभव नहीं है। राजनीतिक पार्टी, उसका पॉलिटिकल फायदा बेनिफिशियरी बीजेपी रही नहीं आंदोलन में, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, और उसी के बाद सरकार में आई है, मौजूदा सरकार उसी की बेनिफिशियरी। ब्यूरोक्रेट का तो मैं बता सकता हूं जी, पॉलिटिशियन क्या करता है, क्यों करता है, क्या माफी मांगेगा नहीं मांगेगा, उसका इतना तो साफ आप करते ही हैं कि उस समय गलती हुई। भाई इनकी क्या गलती थी? और गलती वालों को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, देखिए यार, इसमें इनकी क्या गलती है? इन्होंने कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी अपना लाभ उठाएगी, उसको मिल गया बना। देखिए, ये भी कहना गलत होगा कि विनोद राय ने किसी पार्टी को खुश करने के लिए किया। उन्होंने सीएजी किया, उन्होंने सीएजी गलत किया। अगर उसका लाभ, ये हैरान हूँ आप जैसे बार बार सीएजी को लेकर ये गलती कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि क्या ये गलती इतनी बड़ी है कि एक ऑफिसर के ब्रिलियंस पर सरकार को पता ही नहीं है कि कोई इतनी बड़ी गलती करते हैं? मैं अगर देखिए, मैं आसान काम नहीं, बिल्कुल आसान है। आप कुछ ऐसे समझिए, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ, मुझे बना बनाया हलवा मिल गया, मैं क्यों नहीं खाऊंगा? अब उसने क्यों बनाया? वो मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा। जब सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, जो भी सरकार उस समय थी, दी देन गवर्नमेंट ने उनको बनाया है सीएजी बनाने के लिए, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते होंगे ना। और जो आप समझा रहे हो मुझे, वो ये समझा रहे हो कि ये मैथमेटिक्स की, कैलकुलेशन की, कॉमर्स की गलती है। बिल्कुल गलती है। तो कोई दी देन गवर्नमेंट एक ऐसे आदमी को सीएजी बना देगी जो जब उन्हें कॉमर्स की समझ है? नहीं, जब उनको सीएजी बनाया था उस समय तक, बाद तक उनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी थी। इज अ वेरी फाइन ऑफिसर, ऑनेस्ट थे, अच्छे थे, उनको सीएजी बना दिया। अब कौन कब बदलता है, मैंने बदलते हुए देखा है। वैसे मैं रहा हूँ सेवा में, जब सीनियर पोजीशन पहुंचता है, मैंने कई लोगों को देखा है कि अपना पहले दूसरी राय रखते थे, अब वो पोस्ट रिटायरमेंट का भी देख रहे हैं, मैंने देखा है, इसका भी लिखा है मैंने, क्यों परिवर्तित हो जाता है, मैंने क्वेश्चन किया, हो जाता है, सबका अपना अपना। वैसे तो बहुत सारे नजरिया ये कहते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट तो लोग अपने अपने तरीके से देखते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, देखिए हर आदमी का अपना नजरिया है जीवन के बारे में। वो ये सोचता है कि अब रिटायरमेंट पास आ रहा है, अब ठीक है, एक जीवन रह लिया, अब थोड़ा बहुत अगर करना पड़ा है करके कर लो। हर का अपना व्यक्तिगत नजरिया है, वो उसको ठीक समझता है करता है, मैं उसे ठीक नहीं समझता, मैं नहीं करता। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, और इसका जो अगला हिस्सा है जो जिस पर आपने काम किया कि भाई जो डिवेस्टेशन हुआ, नुकसान हुआ, उसको कैसे भरपाई की और सरकार को क्या, देश को क्या नुकसान हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपने मनमोहन सिंह का चैप्टर लिखा किताब में, उसमें आपने लिखा कि इसी को लेकर आपने कहीं पर चर्चा की है। उन्होंने लिखा वाइल अकम्पनिंग डॉक्टर सिंह, और ये सब मैंने एक चीज़ के लिए गलत बताया है मनमोहन सिंह को, चूंकि आप बता रहे हैं जी कि उनको, आपने लिखा कि वो जिम्मेदार नहीं है, ऐसा कैसे माना जाए? नहीं, मैंने ये नहीं लिखा है। मैंने, मेरे विचार से वो जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर आप श्री हरीश गुप्ता को जिम्मेदार बताते हैं, तो जिस व्यक्ति ने पत्रावली पर अंततः साइन किया है जी, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देखकर उनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये मैं एज एन आर्गुमेंट कह रहा हूं। नहीं, लेकिन ये आर्गुमेंट अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि सेक्रेटरी को कैसे हम जिम्मेदार ठहरा दें, वो साइन नहीं करता। बार मैं इस चीज, सेक्रेटरी तो फाइल नहीं देखता और प्राइम मिनिस्टर तो पूरा देश देख रहा है। सुनिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि सेक्रेटरी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इफ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये मैंने लिखा है पुस्तक में, इफ यू थिंक दैट मिस्टर हरीश गुप्ता वाज एट फॉल्ट, देन डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज इक्वली एट फॉल्ट। दैट इज माय आर्गुमेंट। ये इसको समझ लीजिए, इसमें अंतर है। मेरा स्पष्ट मानना है कि डॉक्टर हरीश गुप्ता रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन अगर कोई आर्गुमेंट ये देता है कि वो जिम्मेदार थे, तो जितने डॉक्यूमेंट हरीश गुप्ता साहब के पास थे, उतने ही डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर के पास थे एज कोर मिनिस्टर, उनकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये बात मैंने कहा है। अच्छा सर, जब आप बार बार ये बात कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल उस पर नहीं करता, लेकिन मैं चैप्टर मनमोहन सिंह पर ही बात करते हैं। मनमोहन सिंह पर आपने लिखा, इन माई व्यू ही वॉज नेवर ए पॉलिटिशियन एंड शुड नॉट हैव बीन देयर इन द फर्स्ट प्लेस। यस, ठीक है। दूसरी बात आप लिखते हैं कि
Finally, the minister was shown the door, but only when the message apparently reached the Congress High Command, and the Prime Minister was not the High Command. Okay, I once again felt that the Prime Minister was non-existent when he disowned responsibility for the alleged irregularities in the allocation of coal blocks. और उससे आगे आप लिखते हैं to say that the Prime Minister was misled on the issue of allocation and to use it as an excuse was shocking. It smacked of intellectual dishonesty. एब्सोल्युटली। इस वजह से कि अगर हरीश गुप्ता साहब को was being taken to task and the Prime Minister had signed the file, it was his moral responsibility to stand by him and support him. He can't run away. यही बात मैंने कही है। आप ये नहीं कह सकते कि जितने पत्रावली और जितने कागजात हरीश गुप्ता साहब के पास थे उतना ही प्राइम मिनिस्टर के पास थे। तो वो ये तो नहीं कह सकते कि मुझे गलत बता दिया गया, मैं कर दिया गया, क्योंकि उतना ही कागज उनके पास थे। एक्सपीरियंस रहा क्या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर सारी फाइल देखते हैं? नहीं, अरे उनका ऑफिस तो बहुत गजब देखता। मैं तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस देखता होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं देखता। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑफिस की होती है जो उसको प्रेजेंट करे। इनफैक्ट जितना डिटेल से पीएमओ देखता है फाइल को, उतना डिटेल शायद कोई नहीं देखता, स्पेशली अगर सेंसिटिव कोई इशू होगा। फाइल मैं रहा हूँ सीएम सेक्रेटेरिएट में, पीएम ऑफिस में तो नहीं रहा हूँ। हर फाइल का पूरा डिटेल में देखकर दस्तखत चाहे चीफ मिनिस्टर के हों, प्राइम मिनिस्टर के हों, लेकिन हाँ नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जब वो फाइल आपने पीएमओ से या सीएमओ से दे दी, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर को दे दी या प्राइम मिनिस्टर को दे दी, तो वो तो उस पर भरोसा करते हैं ना अपने अफसर पे करते क्या उसकी जिम्मेदारी एब्सोल्युटली तौर पर आप मतलब ये तो देश में गड़बड़ हो जाएगा अगर प्राइम मिनिस्टर कहना शुरू करे। देखिए बड़ा सिंपल है। एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक चीफ मिनिस्टर के साथ जब मैंने काम किया, उन्होंने ऐसा किया, इस बात को मुझे गलत बता दी मेरे अफसर ने। ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, लेकिन एक लाइन जो आपने लिखी वो मुझे लगता है पॉलिटिकल है, हो सकता है आप इसको ठीक कर सकते हो। नहीं ठीक है, आई स्टैंड बाय व्हाट मतलब नहीं ठीक मतलब आप मुझे ठीक से समझा सकते हो। जब आप लिखते हैं कि हाउ दिस मनमोहन टर्न इनटू ए मनमोहन द सागा हु रिमेन्स साइलेंट टू द रेजिंग करप्शन अंडर हिज चार्ज रिमेन्स ए मिस्ट्री। अब ये मनमोहन सिंह को मनमोहन लिखना एक ऑफिसर का कमेंट तो नहीं हो सकता, ये तो पॉलिटिकल कमेंट। नहीं, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल कमेंट। मनमोहन का मतलब ये था कि केप्ट साइलेंट टू द करप्शन दैट वाज हैपनिंग राइट अंडर हिज नोज। Cabinet ministers were being corrupt. There is absolutely no doubt about it. In one case, actually, a cabinet minister was removed. She was removed. So corruption was indeed happening during that time. For him not to take a stand surprised me, because he is a man of character. He is himself an honest man. And hence, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो ऑनेस्ट आदमी है या बेईमान आदमी? ना, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ऑनेस्टी में फर्क समझिए आप। ऑनेस्टी होती है फाइनेंशियल, he was financially honest. Intellectual dishonesty is when he ran away after Mr. Harish Gupta was caught and he said मुझे mislead किया गया, उन्होंने अपनी responsibility हटा ली। That is intellectual dishonesty. It's not a dishonesty. Is there any contradiction between Supreme Court order and your experience? See, there's no contradiction. Supreme Court has a point of view. I have a point of view. We can have a difference of point of view. The difference of point of view is contradictory point of view. No, it's not. See, on the same line. देखिए इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि उनकी कोई गलती नहीं थी। दैट्स अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। मैं उनको कह रहा हूं कि ही हैड नो बिजनेस टू रन अवे। ही कैन नॉट, नो प्राइम मिनिस्टर कैन से व्हेन ही हैज साइंड द फाइल कि मुझे मिसलीड किया गया। सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टू। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली कि मुझे मिसलीड किया गया, उन्होंने हटा दिया। saying this is the moral accountability. That's what I'm saying. Absolutely. See, no prime minister can say कि मुझे mislead किया whoever गया। prime minister or minister or chief minister, whatever. No chief minister. That's what responsibility is all about. That's okay. If I sign the file, I cannot take the stand कि मुझे mislead किया किसी ने। Not from Dr. Manmohan Singh. I have a deep regard for him. डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए तो ये थोड़ा आसान था कि उनकी जो, देखिए ऐसा ना कि आसान और कठिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने किसी पत्रावली पर साइन किया है एज चीफ मिनिस्टर या एज प्राइम मिनिस्टर, I cannot say that I was misled.